Good morning, students. As we have done our third chapter, variation in shelters. So now let's rewind this lesson. इसमें हमने क्या क्या किया था? हमारा चैप्टर था वेरिएशन इन शेल्टर्स. इसमें हमने भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के बारे में पढ़ा जो मध्य प्रदेश में है. फिर हमें ये पता चला कि वो जो रॉक शेल्टर्स हैं उनके अंदर पेंटिंग्स हैं, स्टोन एज की पेंटिंग्स हैं. ओके. और 9000 ईयर्स अगो, मतलब ये 9000 साल पहले की सेटलमेंट्स हैं. 700 है नंबर में और उसमें तकरीबन 400 पेंटिंग्स हैं. तो वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं अबाउट द लाइफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ द अर्ली मैन. ठीक है, ये मैं मेन पॉइंट बता रही हूँ आपके इस लेसन के आपको, तो ये आपने ध्यान में रखने हैं. उसके बाद हमने हिस्ट्री ऑफ हाउसेस के बारे में पढ़ा कि जो केव्स हैं वो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर थी. ठीक है, पहले सबसे पहले वो केव्स में रहता था, लेकिन जब वो फूड प्रोड्यूसर बना तो उसने बिल्डिंग हट्स को बनाना शुरू कर दिया था विद ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ ट्रीज. ओके. बाद में उसने ये डिस्कवर किया कि जो वॉल्स हैं हट की वो मड से भी बनाई जा सकती हैं. तो इस तरह की हाउसेस हमें आज भी गांव में मिल जाते हैं. तो इसमें हमने मेन चीज़ जो पढ़ी थी वो थी कि वेरिएशन ऑफ शेल्टर मीन अलग अलग टाइप के जो शेल्टर्स होते हैं, हाउसेस बनाए जाते हैं, वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं. ये चीज़ मेन याद करने वाली है, माइंड में रखनी है आपको कि लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, मटेरियल अवेलेबल और मनी, ये 4 चीज़ें हैं जो आपको ये बताती हैं कि इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है हमारा घर बनाना. जिस तरह की हमारी लैंडफॉर्म होती है उसी तरह का हमारा घर बनता है. फिर जिस तरह का क्लाइमेट होता है, जैसा मौसम होता है, उसी तरह का घर बनता है. जैसा मटेरियल मिलता है, अगर वुडन ज़्यादा है हमारे एरिया में तो वुडन वर्क ज़्यादा मिलता है. और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो है मनी. मनी से हम कोई भी किसी भी तरह का शेल्टर, घर बना सकते हैं. उसके बाद टाइप ऑफ शेल्टर ऑन द बेसिस ऑफ लैंडफॉर्म. लैंडफॉर्म के बेसिस पे घर कैसे होते हैं, जैसे हिली एरियाज़ में स्लोपिंग रूफ वाले होते हैं. अब स्लोपिंग रूफ कौन सी होती है, जैसे ये है, ये स्लोपिंग रूफ वाले घर हैं. ठीक है, ये वाले, ये आप देख रहे हैं, ये जो रूफ है ये स्लोपिंग है, मीन्स की स्लाइड ऑफ हो जाती है. इसमें से बहुत ज़्यादा होती है. उसके बाद हमने पढ़ा प्लेन हाउसेज में किस तरह की थिक वॉल्स और हाई रूफ्स वाले घर बनाए जा सकते हैं. वो क्या करते हैं, कूल इन समर के अंदर ठंडे रहते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद हमने जो ये हाई और फ्लैट रूफ वाले घर कौन से होते हैं बेटा, ये हैं, ये वाले. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लैट रूफ है, इसमें ज़्यादातर लोग सोते हैं. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था हाई राइज अपार्टमेंट के बारे में. हाई राइज अपार्टमेंट होते हैं ये, जिनको हम फ्लैट्स कहते हैं. बहुत कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाए जा सकते हैं. ये बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में होते हैं. देन हमने पढ़ा कोस्टल एरियाज़ के बारे में. कोस्टल एरियाज़ एंड आइलैंड्स पीपल बिल्ड स्टिल्ट हाउसेस. स्टिल्ट हाउसेस के बारे में मैंने आपको बताया था, और ये ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ और आइलैंड्स में बनाए जाते हैं स्टिल्ट हाउसेस, क्योंकि ये स्टिल्ट के ऊपर खड़े होते हैं. जैसे नीचे लकड़ी की बड़े बड़े स्टिक्स होते हैं, मोटे मोटे, और उनके ऊपर ये घर बनाया जाता है. उसमें इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो ये देखिए आप यहाँ पर, ये इसके ऊपर घर बना हुआ है और नीचे से पानी ड्रेन हो जाता है, घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता. फिर जैसे ये सीढ़ी आपको दिखाई दे रही है, लैडर के थ्रू इस घर के लोग ऊपर चढ़ जाते हैं. वैसे आपको ये थोड़ा ऊंचा दिखाई दे रहा है, ये इतना ही नीचे और भी है. ठीक है, तकरीबन इसकी हाइट इतनी होती है, यहाँ से ग्राउंड से इतनी ऊंची. तो ये लैडर यूज़ की जाती है इस पे चढ़ने के लिए. और इसका फ़ायदा ये होता है कि रात को जब ये सोने लगते हैं तो लैडर को ऊपर रख लेते हैं. उससे जो चोर वगैरह हैं वो घर में घुस नहीं सकते, वाइल्ड एनिमल्स भी नहीं आ सकते हैं. तो ये स्टिल्ट हाउसेस हैं. और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अर्थक्वेक प्रोन एरियाज जो होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, जैसे जापान है,
तो वहाँ पर इस तरह के तो उसको दोबारा से रिक्रिएट किया जा सके, रीबिल्ड किया जा सके। उसके बाद हमने कम्युनिटी लिविंग के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से कम्युनिटी लिविंग हमारी हेल्प करती है। जब भी किसी तरह का डिज़ास्टर या ट्रॉमा हो जाता है तो हमारे जो नेबरहुड है, पुलिस स्टेशन है, जो भी हैं वो हमें सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं। और जैसे सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, डॉक्टर, ये भी हमें फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। तो ये इस चैप्टर की समरी थी जो हमने पढ़ी। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर शायद ये टॉपिक आपका रह गया था, आई थिंक सो। शेयरिंग स्पेस विद नेबर्स, नेबर्स के साथ अपने स्पेस को शेयर करना। देयर वॉज अ फार्मर हु ग्रू द बेस्ट क्वालिटी कॉर्न। एवरी ईयर ही वन मैनी प्राइजेस। एक बार एक फार्मर था और वो बेस्ट क्वालिटी का कॉर्न मतलब उगाता था। हर ईयर उसको एक प्राइज मिलता था। वंस अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर इंटरव्यूड हिम एंड लर्न समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। एक बार एक न्यूज़ रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू लिया और कुछ बड़ा सीड्स अपने नेबर के साथ शेयर किए थे। हाउ कैन यू अफोर्ड टू शेयर योर corn seeds with your neighbors? They are also entering the same competition with you, the reporter asked. रिपोर्टर ने पूछा कि आप अपने कॉर्न सीड्स को किस तरीके से अपने नेबर्स को दे पाए, नहीं तो वो भी तो आपके साथ कंपटीशन कर लेंगे। तो इस पर क्या रिप्लाई किया? सर, said the farmer, the wind picks up pollen from the ripening corn and swirls it from field to field. Hence, I share my corn seeds with all my neighbors so that we all grow good quality corn. How true? फार्मर ने कितना अच्छा जवाब दिया कि जो विंड होती है जिस तरीके से राइपनिंग कॉर्न्स के पॉलन ले जाती है और फील्ड टू फील्ड फैल जाती है, तो उसी तरीके से मैंने भी मेरे कॉर्न सीड्स को अपने नेबर्स के साथ शेयर किया, ताकि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सारे के सारे नेबर्स अच्छे से अच्छा कॉर्न उगा पाएँ। मीन्स कि इसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है? इसके अंदर हमें ये दिखाई दे रहा है बेटा कि हमें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने नेबर्स के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने नेशन के बारे में भी सोचना चाहिए। केवल हम प्रोग्रेस करेंगे तो नेशन प्रोग्रेस नहीं करेगा, सब प्रोग्रेस करेंगे तो नेशन प्रोग्रेस करेगा। तो एक अच्छे पर्सन की पहचान यही होती है कि वो अपनी अच्छी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करे, ताकि जो फ़ायदा उसे मिल रहा है वो फ़ायदा दूसरे को भी हो सके। ओके, आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को जब तक इम्प्रूव नहीं कर सकते जब तक आपके नेबर की लाइफ इम्प्रूव नहीं हो जाती। दोज हु वॉन्ट हैप्पीनेस मस्ट हेल्प अदर्स टू फाइंड हैप्पीनेस। द वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज नेसेसरी। द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टीचेज अस कम्युनिटी लिविंग। तो ये जो स्टोरी है ये हमें क्या सिखाती है? द स्टोरी highlights the importance of our responsibility and teaches us community living, कि हमारी कम्युनिटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कम्युनिटी लिविंग क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में ये हमें स्टोरी बताती है। सो क्रिएट अ हैप्पी, सेफ एंड कंफर्टेबल नेबरहुड। इसलिए अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपकी ड्यूटी है कि आप अपने नेबरहुड की क्वालिटी को भी अच्छा रखें। Do you know the police encourages people to follow the neighborhood watch plan? जो पुलिस है वो लोगों को encourage करती है नेबरहुड वॉच प्लान को फॉलो करें। वो ये नेबरहुड वॉच प्लान क्या होता है? आपने कभी सुना नहीं होगा। ये होता है बेटा कि नेबरहुड पे, ये देखिए, ये इसकी कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। नेबरहुड वॉच,
यहाँ पर आपको आई की ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है, इसका मतलब यही है कि हम पेट्रोलिंग करते रहते हैं अपने नेबरहुड की। मीन्स कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे नेबरहुड स्ट्रेंज लग रही हो, या कोई ऐसा पर्सन हो हमारे नेबरहुड में जो न्यू आया हो, या वो कोई ऐसा काम कर रहा हो। मतलब ये नहीं सोचना कि हमें क्या मतलब है, वो अपना काम कर रहा है, नहीं। हमें अपने नेबरहुड के ऊपर पूरी तरीके से नज़र रखनी चाहिए कि कोई भी ऐसा करेक्टर, कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसी एक्टिविटी लोकेलिटी में नहीं होनी चाहिए जो कि स्ट्रेंज हो, अजीब हो, हमें भी अजीब लगे। ठीक है, तो इसमें any suspicious character or activity in the locality must be reported by neighbors. ये रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर आपको ऐसा कुछ नज़र आता है तो आपको अपने जो पास में पुलिस स्टेशन है वहाँ पर उस एक्टिविटी के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कोई मतलब नहीं है। इट इज़ अ वंडरफुल वे ऑफ क्राइम प्रिवेंटेशन एंड इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ रेजिडेंट्स स्पेशली द एल्डरली मेंबर्स एंड चिल्ड्रन। तो ये क्या कह रहा है कि इस तरह की जो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये एक आप क्राइम को रोक पाएंगे, क्राइम को रोक पाएंगे, और अपने ही घर वालों को, अपने बड़े जो बुजुर्ग मेंबर्स हैं और जो बच्चे हैं उनको आप सेफ्टी दे पाएंगे। अगर आप नेबरहुड वॉच प्लान को फॉलो करेंगे तो आप अपने ही लिए एक सेफ्टी इंश्योर करेंगे। ये नहीं है कि आपको क्या मतलब, ठीक है, क्योंकि कल वो पर्सन आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए अपने नेबरहुड पे हमें नज़र रखनी चाहिए। उसके बाद है केयरिंग फॉर नेबर्स। मोस्ट पीपल कीप दियर ओन होम्स नीट एंड टाइडी फ्रॉम इनसाइड बट डू नॉट हेजिटेट टू थ्रो द गार्बेज ऑन द स्ट्रीट। कुछ लोग अपने घर को तो वो क्या करते हैं कि गली में कूड़ा फेंकने से बिल्कुल नहीं हिचकते। क्यों? इमेजिन द कंडीशन ऑफ स्ट्रीट्स इफ एवरी वन एक्टेड इन दिस मैनर। अगर हर कोई ऐसा ही काम करेगा कि गली में फेंक दिया कुछ भी, तो आप कंडीशन को इमेजिन करिए कि कैसी होगी। वी मस्ट कीप द सेम क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड फॉर द सराउंडिंग्स दैट वी कीप फॉर आवर हाउस। A clean neighborhood does not have garbage heaps, flies, mosquitoes and unpleasant smell. एक अच्छी क्लीन नेबरहुड में क्या नहीं होना चाहिए? गार्बेज हीप्स, कूड़े के ढेर नहीं होने चाहिए, फ्लाइज, मॉस्किटोज या फिर अनप्लीजेंट स्मेल्स, मतलब कि जो गंदी स्मेल्स होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। एज अ गुड नेबर वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। वी शुड कीप द वॉल्यूम ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न लो। हमें अपनी जो घर में हम रेडियो चलाते हैं या टेलीविज़न चलाते हैं तो उनकी वॉल्यूम को हमें कम रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए कम? एस्पेशली एट नाइट। क्यों बेटे? ये भी हमारे नेबर्स के लिए मतलब एक केयरिंग एटीट्यूड है कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साथ और भी यहाँ पर फैमिलीज़ रह रही हैं। उनमें कुछ बच्चे भी हैं जो पढ़ रहे होंगे, कुछ बुज़ुर्ग भी हैं जो आराम कर रहे होंगे, कुछ बीमार भी होंगे जिनको रेस्ट की ज़रूरत है, सोने की ज़रूरत है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें टेलीविज़न की और रेडियो की वॉल्यूम को ऊंचा नहीं करना चाहिए, खासकर रात को जब लोगों के रेस्ट करने का टाइम होता है, उनके सोने का टाइम होता है। चीज़ें हमें रात को यूज़ नहीं करनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा नॉइज़ करती हैं। वी मस्ट इन्फॉर्म आवर नेबर्स इन एडवांस इफ़ वी आर हैविंग अ पार्टी। अगर हम कोई पार्टी करने जा रहे हैं रात को तो हमें एडवांस में अपने नेबर्स को बता देना चाहिए कि आज हमारे यहाँ शोर होने वाला है, तो वो अपना जो है चाहे कैसे भी मैनेज करें तो वो मैनेज कर लेंगे। आपको उन्हें पहले ही बता देना चाहिए। वी कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ कार पूल विद नेबर्स एंड शेयर द पार्किंग स्पेस पीसफुली। तो जो पार्किंग स्पेस हमारी लोकेलिटी के अंदर होता है जहाँ गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं, वहाँ भी हमें पीसफुली पार्किंग को शेयर करना चाहिए। ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प योर नेबर्स इन केस ऑफ एन एमरजेंसी। और अगर कोई भी एमरजेंसी हो जाती है तो आपको अपने नेबर्स की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, क्योंकि अगर आज आप उनकी हेल्प करेंगे तो ही कल वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, उनके साथ हो गया तो हम क्या करें। नहीं, हम मतलब एक रिश्तेदार तो बहुत बहुत लेट पहुंचते हैं। अगर किसी के साथ कोई भी ट्रेजेडी हो जाती है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो हम ही होते हैं जो उनका परिवार बनते हैं अपने नेबर्स का, उनकी हेल्प करके। हमारे पास जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर हमारे पास गाड़ी है या कोई भी चीज़ जिसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो हमें वो शेयर ज़रूर करनी चाहिए। डू यू नो
Like human beings, ant and bees are also live in colonies. Ants और bees भी colonies के अंदर रहती हैं. They work collectively as a social unit. और वो सारे मिलकर एक social unit की तरह काम करते हैं. They divide their work. डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ से हम क्या सीखते हैं? यहाँ से हम सीखते हैं कि जो बीज होती हैं और जो आंट्स होती हैं, जब वो भी मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं एक इंसेक्ट होके, तो हम तो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर तो दिमाग है बेटा, हम सोच सकते हैं, हम फील कर सकते हैं दूसरों के दर्द को. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि हम इनसे कुछ ना कुछ सीखें. ये आंट्स हैं और ये बीज हैं, इनसे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए. ये सारे इकट्ठे रहते हैं और अपना अपना काम बांटते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं. तो यहाँ से भी हमें एक बहुत अच्छी मॉरल मिलती है कि हाउ वी कैन हेल्प आवर नेबर्स एंड इन टर्न दे विल डेफिनेटली हेल्प अस. नाउ द टर्न ऑफ एक्सरसाइज. द नंबर ऑफ भीमबेटका तो यहाँ पर द नंबर ऑफ भीमबेटका रोग शेल्टर इज. अभी हमने पढ़ा था भीमबेटका रोग शेल्टर्स नंबर में कितनी हैं? 700, 900 और 7000. तो इसका आंसर है बेटे 7000. बैम्बू एंड वुडन हाउसेज आर फाउंड इन. बैम्बू और वुडन हाउसेज कहाँ पर मिलते हैं? प्लेन्स में, डेजर्ट में, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में. तो बैम्बू और वुडन हाउसेज ज़्यादातर अर्थक्वेक प्रोन एरियाज के अंदर मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा मतलब अर्थक्वेक आते हैं वहाँ पर हो सकता है घर बार बार क्रैक वगैरह आ जाते हैं, तो जान भी बची रहे और ज़्यादा नुकसान भी ना हो, इसलिए अर्थक्वेक प्रोन एरियाज के अंदर बैम्बू और वुडन हाउसेज बनाए जाते हैं. उसके बाद है द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर फॉर मैन. सबसे पहले मैन कहाँ रहता था? हट्स में, केव्स में, वाटर बॉडीज में. तो वो रहता था केव्स में. उसके बाद है द फ्लैट हाउसेज आर फाउंड इन रीजन्स ऑफ हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, पोलर रीजन. फ्लैट रूफ हाउसेज अभी हमने पढ़ा था कि वो घर को ठंडा रखती हैं, मीन्स कि हाई टेम्परेचर के अंदर radio television at night should be kept low, high, none of these should be kept low. Okay, now Phillips. We live in society because we are dash on others for fulfillment of our needs. हम सोसाइटी में रहते हैं क्योंकि we are dependent. डिपेंडेंट तो फर्स्ट में आएगा डिपेंडेंट, क्योंकि हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं. हाउसेज इन हिली एरियाज हैव स्लोपिंग रूफ्स. स्लोपिंग रूफ्स. स्टिल्ट हाउसेज प्रोटेक्ट द डैश फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. स्टिल्ट हाउसेज वाइल्ड एनिमल से किसको बचाती हैं? प्रोटेक्ट द इनहैबिटेंट्स. इनहैबिटेंट्स. ओके. यू कैन ऑर्गेनाइज कारपूल. ये देखिए है यहाँ पर ऑप्शन में कारपूल. उसके बाद इन सिटीज फ्लैट्स आर कॉमन बिकॉज ऑफ डैश लैंड एंड मैनी पीपल. बिकॉज ऑफ लिमिटेड लैंड. फ्लैट्स वहीं पर बनाए जाते हैं जहाँ पर लोग बहुत हों और लैंड हो लिमिटेड. तो वहाँ पर हम उसको ऐसे बढ़ाने की बजाय ऊपर ऊपर बनाते रहते हैं, जिससे वो फ्लैट्स बन जाते हैं. ओके. मैन मेड शेल्टर. हट्स जो हैं वो मैन मेड शेल्टर की सबसे पुरानी फॉर्म है. हाँ, वैसे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर तो केव्स हैं, लेकिन इसने क्या पूछा है? मैन मेड शेल्टर. मैन मेड शेल्टर केव्स तो थी नहीं, तो वो हट्स ही थी. तो ये है हमारा ट्रू. फर्स्ट है हमारा ट्रू.
भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर 900 ईयर्स एगो ओल्ड। यस, ये भी सही है हमारा, ट्रू है। उसके बाद है द हाउसेज इन हिली एरियाज हैव फ्लैट रूफ्स। हिली एरियाज के अंदर फ्लैट रूफ होती है? नहीं, अगर हिली एरियाज में फ्लैट रूफ होंगी तो वो जल्दी ही डैमेज हो जाएंगे। फ्लैट रूफ हिली एरियाज के अंदर इस तरह की स्लोपिंग रूफ बनाई जाती है ताकि जो स्नोफॉल होती है वो स्लाइड ऑफ हो जाए और ये रूफ को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, इसलिए ये हो गया फॉल्स। वी मस्ट नेवर हेल्प आवर नेबर्स इन केस ऑफ एमरजेंसी। हमें एमरजेंसी में कभी भी हमारे नेबर्स की हेल्प नहीं करनी चाहिए, ये भी हो गया फॉल्स। हमें हमेशा इमरजेंसी में अपने नेबर्स की हेल्प करनी चाहिए। मोस्ट पीपल डू नॉट हेजिटेट टू थ्रो गार्बेज ऑन स्ट्रीट। ज़्यादातर लोग स्ट्रीट में कूड़ा फेंकने में नहीं हिचकिचाते हैं, तो ये भी होगा ट्रू। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अपनी रफ नोटबुक में लिखनी है ताकि जब आपको बुक्स मिल जाए तो आप बुक्स में अपनी कॉपी में से नोट डाउन कर सकें। ठीक है, तो ये आपने अपनी रफ नोटबुक में इनका रिकॉर्ड रखना है, जो भी एक्सरसाइजेज मैं आपको करवा रही हूँ। उसके बाद है आंसर ब्रीफली, आपको इनके आंसर करने हैं। ये आपका होमवर्क है, आपको रफ नोटबुक में करने हैं बेटा ये। ठीक है, मैं आपको फेयर नोटबुक में करने के लिए असाइनमेंट दे दूंगी। ये आपको सिर्फ लेसन की रीडिंग के अकॉर्डिंग अभी आपको क्वेश्चन आंसर बनाने हैं। व्हाट वाज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर? शेल्टर की अर्लीस्ट फॉर्म क्या थी? वट आर द वॉल्स ऑफ हट्स मेड ऑफ इन विलेजेस? विलेजेस के अंदर वॉल्स किस चीज से बनाई जाती हैं हट्स की? वाई आर सम हाउसेज बिल्ट विद थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स? कुछ हाउसेज थिक वॉल्स और फ्लैट रूफ वाले क्यों बनाए जाते हैं? गिव टू एडवांटेजेस ऑफ हाई राइज अपार्टमेंट। जो फ्लैट्स हैं या हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं उनकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, मीन उनके क्या क्या फायदे हैं। वट इज द एडवांटेज ऑफ नेबरहुड वॉच प्लान? अभी आपने नेबरहुड वॉच प्लान के बारे में पढ़ा था, उसकी क्या एडवांटेज है, उसके क्या फायदे हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर आपने फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट ई, व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम भीमबेटका रॉक शेल्टर्स? भीमबेटका रॉक शेल्टर से हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है? लिस्ट द चेंजेस बताने हैं दैट occurred in the life of man when he became a food producer। जब वो उनसे चेंज हुए, उन चेंजेस को लिखना है हमने। गिव 3 रीजन फॉर रीजनल वेरिएशन इन हाउसेज। हाउसेज के अंदर जो रीजनल वेरिएशन है, यानी कहीं पर स्लोपिंग रूफ, कहीं पर फ्लैट रूफ, कहीं पर स्टिल्ट हाउसेज, तो इनके रीजन बताने हैं, क्या रीजन होते हैं। फिर है व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड नेबर? एक गुड नेबर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये अभी आपने सारे पढ़े हैं, उनमें से आपने इनके क्वेश्चन आंसर रफ नोटबुक में लिखने हैं। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, रफ नोटबुक में। उसके बाद है ये टेबल दी हुई है आपको, इसको कंप्लीट करना है आपने। हिली एरियाज में रूफ कैसी होती हैं? देखिए रूफ कैसी होती हैं, स्लोपिंग रूफ होती है। मटेरियल यूज्ड, किस तरह का मटेरियल इसमें बेटा सीमेंट और मतलब जो अच्छा मटेरियल होता है वो यूज़ किया जाता है। और यहाँ स्टेट कौन से हैं हिली एरियाज़ का? कोई भी स्टेट बता दो, जैसे JNK है या हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद है प्लेन्स में रूफ कैसी बनाई जाती हैं? फ्लैट बनाई जाती हैं। मटेरियल कैसा यूज़ किया जाता है? सेम मटेरियल जो ऊपर यूज़ किया जाता है, सेम मटेरियल प्लेन्स में भी यूज़ किया जाता है। और इसके स्टेट आप अपनी मर्जी से कोई भी, हरियाणा, पंजाब, सारे स्टेट जो हैं ये प्लेन्स के स्टेट हैं, यहाँ पर फ्लैट रूफ ही मिलती है आपको। उसके बाद कोस्टल एंड आइलैंड, कोस्टल और आइलैंड में रूफ किस तरह की होती हैं? यहाँ पर देखिए, अगर हम स्टिल्ट हाउसेस बनाते हैं तो हमारे पास थैच्ड और मटेरियल कैसा यूज़ किया जाता है? जैसे कोकोनट है, बैम्बू है। और इसके स्टेट आप कोई भी बता दो, जैसे अंडमान एंड निकोबार बता दो, ठीक है, या कोई और कोस्टल एरियाज जो भी आप बताना चाहो, जो सी के मतलब पास हो, वो कोस्टल एरियाज होते हैं। उसके बाद है अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में टाइप ऑफ रूफ भी वुडन होती हैं, वुडी होती हैं।
और इसमें भी वुड का यूज़ किया जाता है, मटेरियल ज़्यादातर वुड और बैम्बू का यूज़ किया जाता है। और इसके स्टेट आप बता सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, वो स्टेट जैसे असम है, असम या गुजरात है। ये 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ के अंदर आती हैं। बाकी आप इसको इंटरनेट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये टेबल भी आपने कंप्लीट करनी है रफ नोटबुक में। जब आपको बुक्स मिल जाएंगी तब आप इसमें कर लेना, ओके। और उसके बाद है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको नहीं करना है। मैप स्किल, 2 स्टेट्स वेयर हाउस बोट्स आर यूज्ड, जहाँ पर हाउस बोट्स यूज़ की जाती हैं। ये आपने खुद करनी है बेटा, वैसे तो बाद में मैं आपको करवाऊंगी ही, लेकिन पहले आपको 2 स्टेट ऐसे बताने हैं जहाँ पर हाउस बोट होती हैं। हाउस बोट क्या होती हैं, जैसे साथ में हाउस भी है और बोट भी है, मीन्स कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं उस बोट को, एज अ शिप काम करती है वो। जिस तरह शिप तो बहुत बड़ा होता है, हाउस बोट छोटी होती है, ठीक है। एक जगह आपको बता देती हूँ, जैसे केरला है और जम्मू एंड कश्मीर है, लोकेट भी करनी है, यानी केरला और जम्मू कश्मीर जो भी है इनको आपने लोकेट भी करना है। उसके बाद 1 ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑफ इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन का एक बताना है। आपको पता है 2 हैं इंडियन यूनियन में ग्रुप ऑफ आइलैंड, एक अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, उनको आपने लोकेट करना है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पे। उसके बाद है वो स्टेट जहाँ पर भीम बेटका केव्स हैं, वो कौन सा है, एमपी है, लोकेट करना है आपने। 1 हिली स्टेट, कोई भी एक हिली स्टेट आप बता सकते हैं, जैसे एचपी है, अरुणाचल प्रदेश भी है बेटा, तो ये आप बता सकते हैं। उसके बाद है 1 स्टेट सिचुएटेड अलोंग द अरेबियन सी, अरेबियन सी के पास लगने वाला कोई भी, तो आपको बता दूं जिस तरह ये इंडिया का नीचे का इस टाइप का मैप होता है, तो यहाँ इस साइड है अरेबियन सी और इस साइड है बे ऑफ बंगाल। तो जो अरेबियन सी है, जो जिस तरफ अरेबियन सी है उसी तरफ आपने ये जो स्टेट है, यहाँ पर कौन कौन से आते हैं, थोड़ा सा एरिया गुजरात का आता है, महाराष्ट्र का है, फिर उसके नीचे केरला आ जाता है। तो ये सारे जो हैं गोवा है, ये सारे इस साइड के जो ये वेस्ट है, वेस्ट साइड के जितने भी स्टेट हैं ये अरेबियन सी के पास है। आपने इनमें से कोई भी एक स्टेट बताना है और उसको लोकेट करना है। अब बात आ जाती है मैप्स पे। अगर मैप्स आपके पास हों तो ही आप करें, अदरवाइज अगर अवेलेबल ना हो तो अभी अपने पेरेंट्स को परेशान कर, अदरवाइज इनको अपनी रफ नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। जब भी आपके पास मैप्स आएंगे तो आप उनको दोबारा से कर सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। तो ये आपका लेसन मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर जिस बच्चे ने भी इस लेसन की, जैसे ये लेसन के 2 पेजेस तो मैंने आज करवाए हैं, इससे पहले जो मैंने आपको करवाए थे, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक सेंड कर दूंगी, आप वहाँ से इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ सकते हैं। ओके बेटा, टिल देन बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।